नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडोचीन का राष्ट्रवाद। इंडोचीन का राष्ट्रवाद जो है, इससे संबंधित एक वीडियो पहले है। जिन्होंने वो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि उस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, घटनाएं हैं, वो सब कुछ उस वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में हम जो अभ्यास के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर आए हैं उसको देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सर्वप्रथम क्या है? नंबर ए, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? अब उपनिवेशकार क्या थे? उपनिवेशकार हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जब एक देश दूसरे देश का आर्थिक शोषण करता है, विभिन्न माध्यमों से आर्थिक शोषण करता है, वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बना लेता है, तो उसको हम उपनिवेश कहते हैं। और यहाँ बात हो रही है कि उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन, उनकी सभ्यता का क्या मिशन था, उसको इस क्वेश्चन में देखेंगे। उपनिवेशकारों को लगता था कि यूरोप के तथाकथित विकसित देश होने के कारण यह उनका दायित्व था कि पिछड़े हुए लोगों को सभ्य बनाएं। उन्हें यह लगता था कि उनकी संस्कृति उपनिवेश के स्थानीय लोगों की संस्कृति से अधिक परिष्कृत है। इसलिए वे सोचते थे कि विकसित देश के नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था कि उपनिवेश के लोगों को आधुनिक बनाएं। अब जो यूरोप है, यूरोप में फ्रांस के अंतर्गत बहुत पहले क्रांति हो गई थी। तो फ्रांस विकसित हुआ और उसको ये लगने लगा कि अब जो वियतनाम है, जो एशिया के जो देश हैं, इनको भी विकसित करना है और इनकी जो सभ्यता है वह अच्छी नहीं है, इसको अच्छा करना हमारा दायित्व है। वो चाहते थे कि जिस तरह से फ्रांस के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां चलती हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ वैसे ही वियतनाम में चले, ताकि उनको काम करने के लिए अपने अनुसार जैसा काम करना चाहते हैं वैसे लोग उपलब्ध हो सके। तो ये क्या था? उपनिवेशकारों का सभ्यता मिशन था। आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न बी है, हुइन फूसो। अब हुइन फूसो के विषय में पढ़ते हैं। यह कौन थे? क्रांतिकारी थे, बड़े आंदोलनकारी थे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हुइन फूसो एक राष्ट्रवादी आंदोलन के जन्मदाता थे, जिसका नाम था हाओ हाओ। ये हाओ हाओ नहीं है, हाओ हुआ, ये हुआ है, हाओ हुआ। वह चमत्कार किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। वह फालतू के खर्चे का विरोध करते थे और उनकी यह बात लोगों को बहुत पसंद आती थी। वह बालिका वधू को बेचने की परंपरा, जुआ और शराब तथा अफीम के इस्तेमाल का भी विरोध करते थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के आंदोलन को दबाने की कोशिश की, इसलिए फ्रांसीसियों ने उन्हें पागल करार दिया और फिर उन्हें एक पागल खाने में डाल दिया। लेकिन जिस डॉक्टर को उन्हें पागल का सर्टिफिकेट देना था, वही उनका अनुयायी बन गया। बाद में उन्हें निर्वासित करके लाओस भेज दिया। उनके कई अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। ये यातना शिविर क्या होते हैं, ये भी पिछली वीडियो में पढ़े हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।
प्रश्न ए है इसमें, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। अब वियतनाम पूरी तरह से फ्रांस का गुलाम था, तो फ्रांसीसी नहीं चाहते थे कि वियतनाम के लोग सभी पढ़ लिख लें। चलो देखते हैं इसमें क्या है। फ्रांसीसी अधिकारी जानबूझकर फ्रेंच के फाइनल इम्तिहान में छात्रों को फेल कर देते थे। वे नहीं चाहते थे कि वियतनाम के लोग अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए क्वालिफाई न करें। इसलिए वियतनाम के 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। जो वियतनाम के लोग थे उनको जितने भी फ्रांसीसी टीचर्स थे वो उनको जब फाइनल होता था उनकी पढ़ाई का, उसमें अनुत्तीर्ण कर देते थे। छोटी छोटी बातों पर ही अनुत्तीर्ण कर देते थे और उनको पास आउट नहीं होने देते थे। कभी ऐसा ना हो कि वो पास आउट हो जाएं और जितनी भी अच्छी नौकरियां हैं उस पर वह फाइट करके वो सभी नौकरियां वियतनाम के लोग हासिल कर लें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बी है, फ्रांसीसियों ने मैकॉग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना व ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। अब इसकी व्याख्या करनी है। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने जो डेल्टा क्षेत्र थे, जो मैकॉग के जो डेल्टा क्षेत्र थे वहाँ पर नहरें बनवाई और वहाँ की ज़मीन को सुखवाया। चूँकि डेल्टा क्षेत्र में दलदली भूमि थी पूरी की पूरी, पानी लगातार उनमें रहता था, तो क्यों किया ऐसा देखते हैं। फ्रांसीसियों ने खेती को बढ़ावा देने के लिए मैकॉग डेल्टा में नहरें बनवाना शुरू किया ताकि सिंचाई बेहतर रूप से हो सके। इससे चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1873 के 27,40,000 हेक्टेयर के मुकाबले खेती वाली ज़मीन बढ़कर 1900 में 11 लाख हेक्टेयर हो गई। ये ऊपर 2,74,000 है, सॉरी कितना है ऊपर 2,74,000 हेक्टेयर के मुकाबले ज़मीन बढ़कर 1900 में 11 लाख हेक्टेयर हो गई। 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो चुकी थी। वियतनाम के चावल उत्पादन का 2/3 हिस्सा निर्यात होता था और 1931 आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। तो चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो डेल्टा है वहाँ पर उन्होंने उस डेल्टा को सुखाया और वहाँ से नहरें निकलवाई। प्रश्न सी देखते हैं। सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अब छोटी सी बात पर ही लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर सरकार ने जो आदेश दिया वो ऐसा क्यों किया देखते हैं। जब एक लड़की ने वियतनामी संस्कृति के मखौल उड़ाए जाने का विरोध किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके विरोध में स्कूल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार को उस विरोध के आगे झुकना पड़ा और सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को कक्षा में वापस बुला ले, क्योंकि आंदोलन बहुत अधिक बढ़ गया था और जो फ्रांसीसी सरकार थी वियतनाम को कब्जाए हुई थी, उसको लगने लगा था कि ऐसे तो वियतनाम आज़ाद हो जाएगा, इसलिए उसने ऐसा बोला था। अब क्वेश्चन डी देखते हैं। हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। अब ये चूहों की धरपकड़, चूँकि चूहे उस समय प्लेग फैला हुआ था और चूहों का खतरा बहुत ज़्यादा था, तो और चूहे जो शिविर बने हुए थे, सीवर लाइन थी जो, उनमें से बहुत अधिक मात्रा में पैदा होने लगे। देखते हैं क्या लिखा है। हनोई की बेहतरीन
सीवर प्रणाली ने चूहों को छुपने और उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए माकूल जगह प्रदान की। उस सीवर सिस्टम के जरिए चूहे आसानी से किसी भी फ्रांसीसी के घर में पहुंच सकते थे। इसलिए हनोई के आधुनिकतम रिहायशी इलाकों में चूहे बड़े मज़े में रहने लगे। अब जो उन्होंने एक सीवर प्रणाली चलाई थी उसके द्वारा क्या थे, चूहे सभी के घरों में पहुंच जाते थे और वो चूहों से बड़ी नफरत करते थे। चूहों को धरपकड़ करने की उन्होंने ऐसी योजना चलाई थी कि चूहा बिल्कुल भी दिखाई ना दे। आगे है प्रश्न संख्या 3। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण सटीक है। उत्तर देखते हैं। टोकिन फ्री स्कूल को इस उद्देश्य से खोला गया ताकि वियतनाम के लोगों को फ्रांसीसी शिक्षा दी जा सके। ऐसा करने से एक बड़ा मानव संसाधन तैयार हो पाता जिसको कि काम पर लगाया जा सकता था। साथ में यह एक तरह से वियतनामियों पर फ्रेंच संस्कृति को थोपने की कोशिश भी थी। प्रश्न संख्या 4। वियतनाम के बारे में कान यू चिन का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाक और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। फान यू चिन और फान बोई चाओ के बीच काफ़ी मतभेद थे। वे राजा के खिलाफ थे और इस बात के खिलाफ भी थे कि कोर्ट की मदद से फ्रांसीसियों का विरोध किया जाए। वह पश्चिम में लोकतांत्रिक ख्यालों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हें फ्रांसीसियों की उदारवादी नीतियाँ पसंद थी। वह चाहते थे कि फ्रांसीसी वहाँ कानून और शिक्षा के संस्थान बनाए और वहाँ की कृषि और उद्योग को विकसित करे। प्रश्न 5 देखते हैं। इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब चीन का क्या प्रभाव था उस समय तक? जो वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है, ये सभी के सभी चीन से सटे हुए थे और जो चीन की संस्कृति है उस संस्कृति को ये फॉलो करते थे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। सिल्क रूट पर स्थित होने के कारण वियतनाम शुरू से ही चीनी संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित रहा। वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं पर बौद्ध धर्म, कंफ्यूशियस और स्थानीय परंपराओं का प्रभाव है। कंफ्यूशियस के विचार चीन से आए थे। इसके अलावा वियतनाम के अभिजात वर्ग की कामकाज की भाषा चीनी थी। प्रश्न 6 है। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठन की भूमिका क्या थी? अब जो वियतनाम में आंदोलन भी हुए उसमें धार्मिक जो संगठन बने उनकी क्या क्या भूमिका रही उसको देख लेते हैं। वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं पर बौद्ध धर्म, कंफ्यूशियस और स्थानीय परंपराओं का प्रभाव है। फ्रेंच मिशनरियों ने वियतनाम में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। उन्हें वियतनाम के लोगों का आलसी रवैया पसंद नहीं था। 18वीं सदी से कई धार्मिक आंदोलन वहाँ पाश्चात्य असर के सख्त खिलाफ होने लगे। ईसाई धर्म के प्रसार खिलाफ कई आंदोलन हुए जिनमें 1969 का स्कॉलर रिवॉल्ट शुरुआती आंदोलनों में से है। ऐसे विरोध धीरे धीरे राष्ट्रवाद और उपनिवेश विरोधी आंदोलन का रूप लेने लगे।
अब यहाँ पर भी आंदोलन धीरे धीरे शुरू हो गए। प्रश्न 7, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका के में जीवन पर क्या असर पड़े। अमेरिका को यह डर लगता था कि वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार के बहाल होने से एक सतत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आसपास के देशों में भी वैसी ही सरकारें बनेंगी। कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका ने वियतनाम पर हमला बोल दिया। अमेरिका के ज़्यादातर लोग वियतनाम के युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के खिलाफ थे। कई तत्कालीन विचारकों का मानना था कि अमेरिका को ऐसे युद्ध में शामिल ही नहीं होना चाहिए था जिसे जीतना नामुमकिन था। फिर भी अमेरिका सेना में भारी संख्या में शहीद होने वाले सैनिकों के कारण भी अमेरिकी जनता की भावनाएं वियतनाम में अमेरिकी हिस्सेदारी के खिलाफ हो गई। अब 8वां प्रश्न है, 1-2 प्रश्न और बचे हैं बस। अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। पहला क्या है, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाला कुली। अब इसका क्या रोल है। हो ची मिल ट्रेल पगडंडियों और सड़कों का एक सघन जाल था। उस मार्ग पर माल ढोने वाले कुली के लिए उस भूल भुलैया वाले रास्ते इस तरह याद रहे होंगे जैसे किसी शेर को अपनी माद का रास्ता याद रहता हो। उस कुली को उन रास्तों से दोस्ती जैसी हो गई थी, तभी तो वे बम गिराए जाने के तुरंत बाद ही उन रास्तों की मरम्मत भी कर देते थे। वह कुली अमेरिका के खिलाफ अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता था। वह हर उस काम को करता था जिससे अमेरिका सेना को परास्त किया जा सके। अब एक महिला सिपाही की क्या भूमिका थी। महिला सिपाही के लिए भी वह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस महिला सिपाही के लिए देश की जिम्मेदारी अपने परिवार की जिम्मेदारी से अधिक रही होगी। महिलाओं ने उस युद्ध में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। प्रश्न 9 और आखिरी प्रश्न है, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी। इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। वियतनाम में राष्ट्रवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन भारत में महिलाओं की भूमिका केवल नेपथ्य से उचित समर्थन देने पर की थी। कांग्रेस ने महिलाओं का समर्थन उसकी प्रतीकात्मक महत्ता के लिए ही लिया था, न कि उसकी किसी गूढ़ महत्ता के लिए। तो ये दोनों की तुलना थी। तो इस तरह से इंडो चीन का राष्ट्रवाद अभ्यास के ये 9 क्वेश्चन थे जो अभ्यास में दिए गए हैं। आप इन्हें कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इससे अगला अध्याय पढ़ेंगे। इस तरह से पूरी किताब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आप इसको कीजिए। नमस्कार।